सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह प्रकरण रहेगा कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, और जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बच्चों, पिछले जो 2 भाग हमने पढ़े हैं उन 2 भागों से हम भली प्रकार से परिचित हो गए कि ये पाठ किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमको पता है कि समाज में अगर देश के विकास में और समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व रहता है। एक को नजरअंदाज करके और दूसरे को बढ़ावा दे करके हम समाज की प्रगति और उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर जैसे कुतर्कवादियों की जो दलील थी कि स्त्रियों को प्राचीन काल से ही नहीं पढ़ाया जाता था, और अगर पढ़ाया जाता तो कोई नियमबद्ध प्रणाली होती। उनको संस्कृत नाटक जो देखते हैं तो नाटकों में प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था। तो इस कारण से ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो इस जो कुतर्क है इसका खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। वो पिछले भाग दूसरे भाग में उन्होंने पढ़ाई था कि देखो, भाषा के आधार पर हम किसी को अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते। भाषा केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर भाषा के आधार पर यह अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ है वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो क्या वो अनपढ़ और गंवारों का ग्रंथ कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भाषा लोग समझते हैं, अधिकांश जनता जो भाषा समझती है उसी भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसलिए प्राकृत बोलना, उस समय ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ही संस्कृत बोलते हो, कुछ चुनिंदा लोग संस्कृत बोलते थे, इसलिए अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता ही था। तो ये बातें, उस तरह का खंडन हमने पिछले भाग में पढ़ा। अब जो अन्य कुतर्क आता है दूसरा, कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। ये कौन सी बात हो गई? स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तो इस कुतर्क का खंडन किस प्रकार कवि लेखक ने किया, तो देखिए कि स्त्रियां पढ़ेगी, जिसे कुतर्कवादियों का मानना है कि स्त्रियां पढ़ती है तो समाज में अनर्थ होता है। ठीक है, ये तो उनका कुतर्क है। तो इसी बात का जवाब देते हुए क्या कहा, देखो लेखक ने कि अत्रि पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। अत्रि और गार्गी ये हमारे समाज की, देश की एक बहुत ही विदुषी महिलाएं थी। तो उन्होंने पत्नी धर्म पर जो पांडित्य प्रकट किया, सारे विद्वान, देश विदेश के सारे विद्वान हक्के बक्के रह गए, अचंभित रह गए कि इतने महान विदुषी है कोई। और ऐसे ही गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। तो ये सब क्या है कि ये गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित कर दे, मतलब ज्ञान के मामलों में पराजित कर दे। या फिर अत्रि दूसरी सधर्मचारिणी किसकी? मंडन मिश्र की, शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। तो क्या ये अनर्थ हो गया? ये पढ़ने का दुष्परिणाम? कहने का मतलब ये लोग ये सोचे कि अगर ये पढ़ती नहीं तो शंकराचार्य और पुरुषों को इस प्रकार हार का सामना नहीं करना पड़ता, लज्जित नहीं होना पड़ता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको पढ़ाना ही बंद कर दे। अरे इसका प्रभाव ये भी तो है कि पुरुषों को भी योग्यता हासिल करनी चाहिए। एक दूसरे को नीचे दिखा करके हम आगे बढ़ने की सोचे तो ये गलत है। ऐसे समाज का विकास नहीं हो सकता। तो ये अनर्थ नहीं कहा जाएगा इसको। अगर इसको अनर्थ कहते हो, गजब है, इससे अधिक और भयंकर बात क्या हो सकती है? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। ये इससे भयंकर बात क्या हो सकती है समाज के लिए? अगर कोई पढ़ लिख करके अपनी योग्यता प्रदर्शित करे, उससे पूरा समाज ये माने कि हमारी तौहीन हुई है, अनर्थ हुआ है, इसको पढ़ा दिया जो, तो ये कितनी भयंकर बात है, कितनी गलत बात है। क्या पढ़ने से कोई किसी का अनर्थ होता है? बिल्कुल गलत। पढ़ाना चाहिए तो केवल हमको श्रेष्ठ साबित, हम पुरुष वर्ग का पुरुष प्रधान बने रहे, इस वजह से स्त्रियों को मौका नहीं दे, ऐसी घटिया सोच हमको नहीं रखनी चाहिए। अब देखो एक पंक्ति आती है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, कालकूट का मतलब जहर, और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। ये 2 विरोधाभास कैसे कि स्त्रियां पढ़ेगी तो जहर के समान और पुरुष पढ़ेंगे तो अमृत के समान। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो स्त्रियों को देखो, इसका उत्तर हमको लिखते समय कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में स्त्री और पुरुष एक रथ की दो पहिए हैं। एक पहिया अगर कमजोर पड़ता है तो जिस प्रकार रथ चलने में बाधा आती है, उसी प्रकार समाज में अगर स्त्री को कमजोर मान करके और उसे दबा करके हम चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज हमारा उन्नति नहीं करेगा। और पढ़ाई की बात है कि पढ़ाई हमेशा सबके लिए अच्छी रहती है, अच्छा ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई स्त्री अगर पढ़ाई करेगी तो जहर के समान है और पुरुष पढ़ाई करेगा तो अमृत के समान है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पढ़ाई दोनों के लिए लाभदायक होती है, ठीक है ना। तो कालकूट का मतलब जहर और पीयूष का घूट का मतलब अमृत। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पाठ मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने सूरदास पढ़ा, सूरदास का पाठ पढ़ाया या कबीरदास का पाठ पढ़ाया, तुलसीदास का कोई सा पाठ पढ़ाया, साइंस में कोई रिएक्शन पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, अगर उसको पुरुष पढ़ रहा है तो लाभदायक हो गया और स्त्री पढ़ रही है तो नुकसानदायक हो गया। किसी पाठ को सूरदास को या कबीरदास को या किसी पाठ को पढ़ करके अगर लड़कियां पढ़ती है तो गलत है और लड़के पढ़ते हैं तो सही है, ऐसा क्यों? जब उसका दुष्परिणाम आना ही है तो पुरुषों पर भी आएगा और स्त्रियों पर भी आएगा अगर गलत पढ़ाई है तो। लेकिन ऐसा ये केवल घटिया सोच वालों की ही ऐसे कह सकते हैं। अब देखो, अब जब ज्यादा ही बात आ गई तो कभी एक बात और कहते हैं लेखक, क्या कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि ठीक है, मान लीजिए प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, मान लो स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता, शिक्षा भी नहीं दी जाती, तो क्या इस आधार पर हम निरंतर जन्म जन्मांतर तक स्त्रियों को पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे? क्या पढ़ाएंगे नहीं? और हमने ऐसी कौन सी नियम प्रणालियों का पालन किया है कि जो चली आ रही है उसको बदला नहीं हो? आज हमने कई प्रकार के नियम और प्रणाली पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के हमारी संस्कृति की कई नियम और प्रणालियों को बदल दिया है। तो क्या उस श्रृंखला में हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ कर दें? अगर नहीं पढ़ाया तो कर दो पढ़ाना प्रारंभ, क्या नुकसान है उससे? कम से कम अभी से चालू रहेंगे तो भी सही रहेगा, समाज तो उन्नति में पहुंचेगा। जब हम पाश्चात्य संस्कृति को सहज स्वीकार कर लेते हैं, गलत बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारी जो संस्कृति में श्रेष्ठ बातें हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन सबको बदल दिया, तो क्या इस प्रणाली को नहीं बदल सकते कि स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ कर दे? तो ऐसा कर देना चाहिए। अब बात रही, एक बात और बताते हो कि आप कहते हो प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, नाटकों में इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है, बात आई थी पिछले भाग में। तो एक बात बताओ कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता, जिसके 53वें अध्याय में देखें हम तो किस प्रसंग का वर्णन है कि रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया क्योंकि उसका भाई दूसरी जगह उसकी शादी करना चाह रहे थे और रुक्मणी उससे प्रसन्न नहीं थी। तो रुक्मणी ने एक पत्र के जरिए, किसके जरिए श्री कृष्ण को बुलाया? पत्र के जरिए, पत्र किसी ब्राह्मण के साथ भेजा, और पत्र जब भेजा था सबसे छिप करके भेजा था, तो उस पत्र को ये तो है नहीं कि सबसे सार्वजनिक रूप से किससे लिखवा दे, खुद ने एकांत में बैठ करके वो पत्र लिखा और उसका श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन भी है। तो उस पत्र को जब श्री कृष्ण के पास भेजा तो क्या वो पत्र ऐसे ही पहुंच गया? जब पत्र वो उसने लिख दिया रुक्मणी ने, तो इसका मतलब पढ़ी लिखी तो थी वो, और जिस भाषा में पत्र लिखा वह बहुत ही श्रेष्ठ और संस्कृत भाषा जिसमें कोई कमी नहीं है, इस पांडित्यपूर्ण भाषा में उन्होंने पत्र लिखा। तो ये पत्र लिखना किस बात को सिद्ध करता है कि जब रुक्मणी, श्रीमद् भगवत गीता में रुक्मणी जैसे पात्र ने श्री कृष्ण को पत्र के जरिए बुलाया, तो ये बात सिद्ध हो जाती है उस समय भी शिक्षा दी जाती थी। अब जब श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही है तो इससे बड़े तो हम नाटक और क्या नाम है उसको, शास्त्र जो पुराने नाटक है, कवि है, उन्होंने जो बात कही वो श्रीमद् भगवत गीता से बढ़कर तो नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को हम स्वीकार भी करते हैं
तो उसमें जब पढ़ाई की बात आ गई तो फिर अन्य बात तो अपने आप ही नजरअंदाज हो जाती है। अब स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि, अब कई बार कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। अगर स्त्रियों को पढ़ाने से किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम माना जाएगा। अगर ये माना जाए कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं सब, ठीक है, तो पुरुषों को पढ़ाने से कौन से अनर्थ नहीं होते? और फिर इसके प्रकार जो पुरुष जो अनर्थ कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो पढ़ाई का ही दुष्परिणाम? क्योंकि आज हम देखें चोरी करना, डाके डालना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, अन्य जो कृत्य हैं दुष्कृत्य, वो सब किए जा रहे हैं, समाज में बढ़ रहे हैं। तो ये क्या पढ़ाई का दुष्परिणाम है? ये पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है। तो पढ़ाई का अनर्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। अनर्थ अगर पढ़ाई इसकी वजह से होता तो फिर सारी पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो जानी चाहिए। फिर सारी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो जाना चाहिए। मतलब ही क्या, जब अनर्थी हो रहा है भाई, अनर्थी अगर विद्यालय पाठशाला खुलने से अगर स्त्रियों पर अनर्थ हो रहा है, स्त्रियों को पढ़ाने से गलत है, तो पुरुषों को पढ़ाने से भी गलत है। फिर तो शिक्षा और पाठशाला को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है? शिक्षा कभी गलत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि गलत बातें कभी भी किसी विद्यालय में या किसी शिक्षक द्वारा किसी को भी नहीं सिखाई जाती है। फिर भी बालक गलत बातें, गाली गलौज, ये स्वतः ही समझ जाता है। वो आसपास के वातावरण, परिवेश या फिर अपनी गलत प्रवृत्तियों के कारण सीखता है। विद्यालय की वजह से या स्कूल की वजह से या पाठशाला की वजह से वो सीखता नहीं है। इसलिए अनर्थ का कारण अगर हम पाठशाला माने तो बिल्कुल गलत है। परंतु विक्षिप्तों और व्यथितों, ग्रहग्रस्तों के सिवाय ऐसी दलीलें कौन दे सकता है? विक्षिप्तों मतलब पागल हो, व्यथितों दुखी हो, और ग्रहग्रस्त इस पर बुरा समय चल रहा हो, ऐसे लोग ही ऐसी दलील दे सकते हैं। अन्य समझदार लोग इस प्रकार की दलील नहीं दे सकते। और ऐसे लोग समाज में ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही मिलेंगे जो इस प्रकार की दलीलें, बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऐसी दलीलें, घटिया दलीलें देते हैं। लेकिन उन घटिया दलीलों वालों ने जो सही समाज, सही राह पे चल रहा है, उनको आगे, उनकी बातों को आगे नहीं पहुंचने देते और इस प्रकार स्त्रियों को अपड़ी रखने की वो वकालत करते रहते हैं। अब बात आती है, शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? अरे भाई, शकुंतला दुष्यंत से अत्यधिक प्रेम करती थी और दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह किया। और प्रेम विवाह करने के पश्चात उनसे कहकर क्या है कि मैं राज दरबार में जाने के बाद पूरे ससम्मान से और बारात लेकर के यहाँ पर आऊंगा और तुम्हें ससम्मान से अपने राज्य में ले जाऊंगा। ठीक है। शकुंतला ने कुछ दिनों तक इंतजार किया। इंतजार करने के पश्चात वह राज दरबार में पहुंची कि चलो अपन ही पहुंच जाते हैं, वो शायद भूल गए होंगे राजकारी मिल में, तो हम ही स्वयं ही पहुंच जाते हैं। तो क्या जवाब मिलता है उनको? राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं। इस प्रकार के शब्द शकुंतला को सुनने को मिले। अब बताओ, ऐसी स्थिति में वह अगर कटु वाक्य नहीं कहती तो ये तो स्वाभाविक है। इतना बात होने के बाद तो कटु वाक्य कहना ही है, हर कोई कहता है ऐसी परिस्थितियां भुगतने पर। क्या उसको शाबाशी देती? शाबाश आर्य पुत्र, आपने जो है गंधर्व विवाह करके और बहुत अच्छा कार्य किया, आप नीति और परायण में कुशल है। ऐसे शाबाशी तो थोड़ी देने से रह गई वो, तो शाबाशी तो दे नहीं सकती, कुछ कटु वाक्य ही वो कहेगी। तो वो कटु वाक्य जो कहे वो पढ़ाई की वजह से थोड़ी कहे, वो तो स्वाभाविक था। जिसके प्रति अत्याचार इस प्रकार करेंगे और अत्याचार करने के पश्चात उससे तारीफ की कामना करे तो वह उससे जैसा मूर्ख कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता। अत्याचार करके, किसी को शोषण करके और हम इस प्रकार की ये उम्मीद रखें कि वो हमारी तारीफ करेगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है। तो जो बात है ये स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खंडन किया है कि स्त्रियों को पढ़ाने से कोई अनर्थ नहीं होते। अगर अनर्थ होते तो पुरुषों को पढ़ाने से भी होते हैं। और जब पढ़ाने से अनर्थ हो गए तो फिर स्कूल पाठशाला बंद कर दो। क्या मतलब उनका खोलने से? जब अनर्थ ही हो रहे हैं तो ऐसी पाठशाला खोलने से क्या मतलब? उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये सब बातें, शकुंतला का उदाहरण दिया,
तो शकुंतला का उदाहरण भी वही है कि स्वाभाविकतावश जो बातें कही वो स्वाभाविक है, इसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार होगा, वो निश्चित रूप से कुछ वाक्य कहेगी। तो ये बातें जो है ये है, इसके प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहां जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब रही बात इसकी प्रसंग विशेष और व्याख्या की बात, तो वह भी एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर। हर पद्यांश में लिखने से तात्पर्य यह है कि हमको कहीं कहीं अभ्यास हो जाता है कि गद्यांश की व्याख्या किस प्रकार हमको करनी है। तो गद्यांश की व्याख्या के लिए हम सर्वप्रथम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्षितिज के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक शीर्षक से अवतरित है। नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें लेखक ने स्त्रियों को पढ़ाने अनर्थ होते हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, इस प्रकार के कुतर्कों का खंडन किया है। ठीक है ना, इस प्रकार के कुतर्कों का खंडन किया है। अब व्याख्या कर देंगे। व्याख्या में जिस प्रकार बताए उसी प्रकार से विस्तार से लिखनी है हमको। विशेष के अंतर्गत भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है। भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है। लाक्षणिकता का भाव प्रकट होता है। लाक्षणिकता भाव प्रकट होता है। इसके अलावा जो इसका वर्णन किया गया है, जिस प्रकार खंडन किया गया है, उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। तो यह इस प्रकार प्रसंग और व्याख्या में विशेष हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे तीसरा जो बिंदु आता है, तीसरा जो कुतर्क आता है कुतर्कवादियों का, उसका खंडन किस प्रकार लेखक करते हैं उसको भी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।